ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला विथ या विदाउट इसोफेगल एट्रीसिया। ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला क्या होता है और इसोफेजियल फिस्टुला इसोफेजियल एट्रीसिया क्या होता है। ट्रेकिया के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी रूट का एक ऑर्गन है। इसके अलावा इसोफेगस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव कैनाल का एक पार्ट्स होता है जिसके बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। अब दो वर्ड आए, इसोफेजियल एट्रीसिया और ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला होता है एक आर्टिफिशियल या एबनॉर्मल ओपनिंग या आर्टिफिशियल या एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ट्यूब्स। टू ट्यूब्स का मतलब एबनॉर्मली जो है किसी चीज़ के लिए जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसोफेगस किसके साथ अटैच होता है? स्टोमक के साथ। बट वो अटैच नहीं, वो जो ट्रैक्ट है वो ट्रेकिया के साथ अटैच हो जाती है एबनॉर्मली, या इसोफेगस का जो पार्ट है वो ट्रेकिया के साथ तो अटैच होगा ही सही, पर स्टोमक के साथ भी अटैच हो जाएगा एबनॉर्मली रूप से। नॉर्मली तो अटैच होना है किसके साथ? स्टोमक के साथ, बट एबनॉर्मली अटैच किसके साथ होगा? वो ट्रेकिया के साथ, रेस्पिरेटरी रूट का जो पार्ट है उसके साथ अटैच हो जाएगा और रेस्पिरेटरी रूट में जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला फिस्टुला ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला का मतलब है कि ट्रेकिया जो है वो ट्रेकिया इसोफेगस के साथ अटैच हो जाता है, मतलब वो उसके साथ एबनॉर्मली रूप से अटैच हो जाता है। इसके अलावा इसोफेजियल एट्रीसिया, इसोफेजियल एट्रीसिया का मतलब होता है कि वो जो है इसोफेगस का जो पार्ट है वो लगभग एब्सेंट होगा, मतलब इसोफेगस स्टोमक के साथ अटैच होना है बट वो अटैच नहीं होगा और वो किसी अदर पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा, या फिर उसका जो एंड है इसोफेगस का, दोनों ही एंड बाइंड एंड रहेंगे, ब्लाइंड एंड से ब्लाइंड एंड रहेंगे। ब्लाइंड एंड का मतलब जो कि जिनमें जो दोनों पैक रहेंगे आर्टिफिशियली रूप से या नेचुरली जब बर्थ होती है तब उस रूप से दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे उस कंडीशन में। तो हम इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इटियोलॉजिकल फैक्टर वैसे तो अननोन इटियोलॉजी होती है, बट ड्यूरिंग द बर्थ या ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ बर्थ के नाम बर्थ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या 9 मंथ का जो पीरियड होता है उस टाइम के दौरान जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डाइजेस्टिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता डाइजेस्टिव सिस्टम का बेबी में, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होने के कारण से जो कंडीशन बनती है वो या तो एबनॉर्मल ओपनिंग किसी भी पार्ट में हो सकती है, या फिर जो इसोफेगस है या स्टमक है उनके जो अटैचमेंट होना है वो ब्लाइंड एंड के रूप में रह सकते हैं। मेनली इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर अननोन है, बट हम मान सकते हैं कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मदर मैटरनल ग्रोथ जो होती है चाइल्ड की उस दौरान ये कंडीशन बन सकती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मेनली ये 5 टाइप का होता है। 5 टाइप का मतलब मैंने डायग्राम बनाया है। फर्स्ट टाइप जो है वो फर्स्ट टाइप में इसोफेगस जो है वो एक तरह से ब्लाइंड एंड रहते हैं, इसोफेगस और स्टोमक, इसको बोलते हैं ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। मतलब जो है ट्रेकिया इसोफेगस जो है वो न तो स्टोमक के साथ अटैच होता है और नहीं स्टोमक का जो उसका जो लोअर पार्ट है, मतलब इनको दो पार्ट बोलते हैं। एक तो होता है प्रॉक्सिमल एंड और एक होता है डिस्टल, मतलब जो दूर होगा वो होगा डिस्टल एंड और जो पास में होगा वो होगा प्रॉक्सिमल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड का जो पार्ट है इसोफेगस का वो ब्लाइंड एंड रहेगा और डिस्टल एंड भी ब्लाइंड एंड रहेगा। सेकंड टाइप है इसका जो इसोफेगस है वो किसके साथ जुड़ जाता है? ट्रेकिया के साथ। किसके साथ? ट्रेकिया के साथ आर्टिफिशियली रूप से, मतलब ये जो नेचुरल एंडिंग जो है वो तो अटैच होना है किसके साथ? स्टोमक के साथ, बट जो है
किसके साथ अटैच हो जाता है, ट्रेकिया के साथ। और जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है, डिस्टल एंड से डिस्टल एंड है, वो किसी के साथ अटैच नहीं होता, ब्लाइंड एंड रहता है। थर्ड टाइप जो है इसमें इसोफेगस जो है, जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है वो किसी के साथ अटैच नहीं होता, मतलब ब्लाइंड एंड रहता है ये वाला पार्ट। और जो लोअर पार्ट है इसोफेगस का, जो डिस्टल एंड है, वो डिस्टल एंड किसके साथ अटैच हो जाता है, ट्रेकिया के साथ, ट्रेकिया के साथ अटैच हो जाता है। फोर्थ टाइप जो है उसमें इसोफेगस का जो अपर पार्ट है, प्रॉक्सिमल एंड है, वो भी किसके साथ अटैच हो जाता है, ट्रेकिया के साथ। और लोअर पार्ट जो रहता है जिसको डिस्टल एंड बोलते हैं, वो भी किसके साथ अटैच हो जाता है, ट्रेकिया के साथ अटैच हो जाता है। फिफ्थ जो लास्ट टाइप है उसमें भी इस तरीके का रहता है, बट ये एज टाइप बोलते हैं इसको, मतलब कि इसोफेगस डायरेक्टली किसके साथ तो अटैच होगा, इसी स्टोमक के साथ, स्टोमक के साथ तो अटैच होगा इसी, बट ये जो है ये ट्रेकिया के साथ भी एक कैनाल बना लेता है, तो ये एच शेप में आ जाता है, किस शेप में, एच शेप में आ जाता है। तो ये कंडीशन जो है 5 टाइप्स में बन सकती है बच्चों में, और स्पेशली जो इनकी परसेंटेज होती है, फर्स्ट वाला जो टाइप है उसकी 8% होती है, सेकंड वाला टाइप चांसेस, मतलब बच्चे में चांसेस होते हैं कि 8% चांसेस होते हैं अगर ये कंडीशन बनती है तो। सेकंड वाला टाइप है उसमें 0.6% बनती है, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं इसके। इसके अलावा थर्ड टाइप मोस्टली है कि ऐसी कंडीशन ज़्यादातर बच्चों में 85% जो केसेस है, अगर 100 बच्चे आते हैं तो 85% इस डिजीज कंडीशन के अगर 100 बच्चे आते हैं तो 85% में ये रहेगी। फोर्थ टाइप में का जो चांस है वो 4% चांस है, और फिफ्थ जो टाइप है उसका चांस है लगभग 4% चांसेस होते हैं। इसकी सिम्टम्स के बारे में अगर हम पढ़ें, इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उनके बारे में अगर हम देखें, तो अगर कोई सिस्टम या तो फर्स्ट टाइप को अगर हम देखें तो सिम्टम्स में क्या होगा, जो भी फूड मटेरियल जो भी लेगा बच्चा, तो फूड मटेरियल कैसा हो जाएगा, वापस बाहर चला जाएगा, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा रहा है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है, तो उस कंडीशन की वजह से फूड मटेरियल वोमेट्स के थ्रू वापस बाहर हो जाएगा, रिग्रेट हो जाएगा बच्चे में, क्योंकि जो भी मिल्क या मदर मिल्क जो भी दिया जाएगा वो मिल्क क्या है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंच नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड एंड है तो उसकी वजह से। इसके अलावा अगर हम दूसरे टाइप में देखें तो अगर फूड मटेरियल लिया तो कहाँ जाएगा, ट्रेकिया के थ्रू, कहाँ जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सॉरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर जाता है तो उस कंडीशन में जो कफिंग है, एक्सेसिव कफिंग, क्योंकि रेस्पिरेटरी रूट में ओनली एयर जाती है, बट अगर फूड मटेरियल जाता है तो वो लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव कफिंग बच्चे को रहेगी। थर्ड टाइप में अगर देखें तो अगर फूड मटेरियल स्टोमक में भी आता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी जाता है, सॉरी रेस्पिरेटरी रूट में भी, तो रेस्पिरेटरी रूट में अगर जाता है तो उस कंडीशन की वजह से भी जो चाइल्ड है उसमें एक तरह से कफिंग, एक्सेसिव कफिंग, और अगर ज़्यादा मात्रा में अगर रेस्पिरेटरी रूट में चला गया या लंग्स में चला जाता है तो उस कंडीशन की वजह से जो चाइल्ड है उसमें साइनोसिस वाली कंडीशन बन सकती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रूट के जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो जाएंगे, लंग्स डैमेज हो जाएंगे, और उस कंडीशन की वजह से जो चाइल्ड है उसको रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी, और प्रॉपर्ली नहीं होने के कारण से जो ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए बॉडी में वो सप्लाई नहीं हो पाएगी, उस कंडीशन की वजह से साइनोसिस वाली कंडीशन बन सकती है। फिफ्थ टाइप में भी यही है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो आएगा इसी, पर रेस्पिरेटरी रूट में भी जाएगा। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव में ट्रैक्ट में जैसे मिल्क, मदर मिल्क लेता है बेबी, तो अगर वो डायरेक्टली मूवमेंट्स होता है तो जो भी सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू या म्यूकस है, वो भी मूवमेंट्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चाइल्ड को अगर एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो उस कंडीशन की वजह से जो चाइल्ड है उसमें एक तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि वो जो ग्रोथ फेलियर वाली कंडीशन है वो बन सकती है बच्चे में, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा रेगुलरली। तो हम आ जाते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम इसको पता कैसे लगाएंगे
कि ये कंडीशन बनी है, क्योंकि डायरेक्टली इंटरनल ऑर्गन्स के थ्रू हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर्स एक्सरे करवाता है। एक्सरे जो है बेरियम एक्सरे करवा सकता है, जिसके थ्रू पता लग जाए कि कहाँ पे ब्लाइंड एंड है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरी चीज अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू पता लगाया जाता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी से जो है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली पता लग जाएगा कि कौन से पार्ट में करेक्शन है, आर्टिफिशियल ओपनिंग है, या जो कंडीशन है एट्रीसिया या इसोफेगल फिस्टुला जो बना है वो कहाँ पे बना है, तो उससे भी पता लग जाएगा अल्ट्रासोनोग्राफी से स्पेशली स्पष्ट रूप से। इस कंडीशन में अगर हम मैनेजमेंट देखते हैं इसका, तो मैनेजमेंट मेनली जो है मेडिकल मैनेजमेंट तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि मेडिकली तो हम सिर्फ इसको आई फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर कोई फूड मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा तो उस कंडीशन में जो है जो भी मटेरियल है वो नहीं पहुंच पा रहा, तो उस कंडीशन की वजह से आईवी फ्लूइड हम जो है आईवी थेरेपी दे सकते हैं। बट इसको मैनेज करने के लिए स्पेशली जो है सर्जिकल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, सर्जरी रिक्वायर्ड है। और सर्जरी के लिए क्या किया जाता है, इसमें जो भी पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स आर्टिफिशियली रूप से अटैच हुए हैं, उसमें क्या है एनास्मोसिस बनाते हैं। मतलब जैसे ये इसोफेगस है और ये स्टोमक है, अगर इन दोनों के ब्लाइंड एंड है, इन दोनों के ब्लाइंड एंड है, तो इनको सर्जिकली करेक्शन करके यहाँ से इसको करेक्ट करके और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं सर्जिकल एनास्मोसिस, सर्जिकल एनास्मोसिस। ये कंडीशन की जाती है सर्जिकली मैनेजमेंट के थ्रू। बट इसमें भी देखा जाता है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है इनकी वो 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस होगी तो सर्जिकल एनास्मोसिस नहीं हो सकता है। और ये जो कंडीशन है इसको मैनेज करने के लिए सेकंड स्टेज सर्जरी भी की जाती है, क्योंकि कंडीशन क्या है, अगर एज टाइप है, एज टाइप अगर इसोफेगल एट्रीसिया या ट्रेगोइसोफेगल फिस्टुला है, तो उस कंडीशन में क्या है कि बहुत सारी सर्जरी की रिक्वायर्ड रहेगी। मतलब एनास्मोसिस तो बनना है, बट एनास्मोसिस को रिपेयर करना, सर्जिकली रूप से रिपेयर करना उन पार्ट्स को जो अदर पार्ट्स के साथ, जैसे इसोफेगस किसके साथ अटैच हुआ है, ट्रेकिया के साथ, और स्टोमक वाला जो लोअर पार्ट है वो भी किसके साथ अटैच हुआ है, ट्रेकिया के साथ। तो उस कंडीशन में उनके सेकंड स्टेज सर्जरी की जाती है, क्योंकि 2-3 तरह की सर्जरियां करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो है वो अटैच किसके साथ हुए हैं, एक तो ट्रेकिया के साथ अटैच हुए, एक तो ट्रेकिया के साथ अटैच हुए और एक किसके साथ अटैच हुए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। तो उस कंडीशन में जो है सर्जिकल प्रोसीजर जो है, फर्स्टली इसको करेक्ट किया जाएगा एनास्मोसिस करके यहाँ से, फिर इसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा, फिर इसको करेक्ट किया जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए जो है सेकंड स्टेज सर्जरी की जाती है। इसमें प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट किया जाता है। तो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है वो उसमें पेशेंट को सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन देनी है, उसके फैमिली मेम्बर्स को एजुकेशन देनी है कि आपके बच्चे में इस कंडीशन की वजह से ये कंडीशन बनी है, और इसको सर्जिकली रिपेयर किया जाएगा और उसके थ्रू जो है चाइल्ड वापस नॉर्मल स्टेज में आ सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको उसका वेट देखना है, उसके वाइटल्स चेक करने हैं, उसके जो है अदर वेट जो है उसका अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, और उसकी कंडीशंस देखनी है। पोस्ट ऑपरेटिवली जब आता है तो उसके पेरेंट्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, आईवी फ्लूइड मेंटेन करना है बेबी का, और जो भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, जो सिम्टम्स के थ्रू हुआ है वो मैनेजमेंट हमें करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे को जो है हमें बताना है, और हम जो भी उसके डॉक्टर्स हैं या सर्जन हैं उनसे हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।